So Kepler law of planetary motion. In the first law, what does Kepler say is that all planets move in a elliptical orbit with the sun situated at one of the foci. So I told you that this is a major axis, this will be a, and again this will be a minor axis. And sun will be situated at one of the foci. That means it could be situated at this position or it could be at this position. This was the first law. It is also called as law of orbit. So what does it mean? कि आपका सन एक इलेप्टिकल मैनर में होगा, सॉरी प्लैनेट इलेप्टिकल मैनर में सन के चारों तरफ रोटेट करेंगे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ, it is also known as law of equal area in equal interval of time. The statement, the line that joins any planet, suppose it is the sun, this is sun, and this is my planet's initial position. Planet initial position. Since it is rotating around the sun, and just we have considered, I have taken an interval of 6 months. After 6 months, this planet will move to this position. Let me change the color. Suppose the planet changes to this position. This is the final position after 6 months. So the line joining the planet with the sun at the initial position and the line joining sun and planet after a 6 month period, they both will sweep an area. If I draw like this red color will indicate that this is the area swept by the planet in 6 months. Okay. Now the tangential velocity is towards this way. After rotating some more time, it will come to this position. Let's say position B. This the same planet at B as the initial position. When I am counting it again, तो बी मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और लगातार रोटेट कर रहा है, तो मैंने फिर से इसको 6 मंथ का टाइम दिया कि अभी देखते हैं कितना एरिया स्वीप करता है. तो बी के बाद ये पहुंचा आपका पोजीशन सी पर. तो दिस इज द पोजीशन विच इज फाइनल एट द एंड ऑफ 6 मंथ. तो मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन किया, किससे, सन से, प्लैनेट और सन की लाइन से, एक लाइन को मैंने ज्वाइन किया. तो मेरे को एक सेक्टर दिख रहा है, आर्क. अब इस आर्क के अंदर एरिया कितना हुआ, कुछ कितना आएगा. तो केपलर साहब ने ये कहा कि आपके जो दोनों एरियाज हैं, एरिया ऑफ 1 एंड द एरिया ऑफ 2, they both are equal. This is called as the Kepler's second law or also called as law of area. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल अगर आपका सेम है और सेम प्लैनेट है, सन भी सेम है, सब कुछ आपका सेम है, तो आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप होगा. आपको देखने में लग सकता है कि सर आपकी जो लेंथ है ना, ये वाली, ये ये रेड कलर की जो लेंथ में दिखा रहा है ना पॉइंटर से, ये ज्यादा है तो ज्यादा एरिया स्वीप करना चाहिए, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कम है. जबकि यहाँ पे देखिए सेमी मेजर एक्सेस पे यहाँ पर एक तरफ तो ये पतला हो गया, क्योंकि पहले ही लॉ में हमें बताया कि ये कैसा है, इलिप्टिकल मैनर में जाएगा. तो इलिप्टिकल में जाएगा तो एक सेमी मेजर एक्सेस आएगी, एक सेमी माइनर एक्सेस आएगी. जितना वो मेजर एक्सेस पे कवर कर रहा है इंटरवल ऑफ टाइम कांस्टेंट अगर हम रखते, उतना ही एरिया वो माइनर एक्सेस पे भी कवर कर रहा है. दिस वाज ऑल अबाउट द केपलर सेकंड लॉ. नथिंग टू डू विद ऑल दिस. It could be a potential question in your MCQ. Got the point? Okay.
Third law is very important. Let's move to the third law. What does it say? That the square of time period. मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको सब समझ में आता जाएगा. पहले मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ टाइम एरिया, मतलब मुझे क्या निकालना होगा. लेट्स से किसी टाइम का, कौन सा टाइम पीरियड मुझे चाहिए, रेवोल्यूशन का. किसके रेवोल्यूशन का, प्लैनेट के रेवोल्यूशन का. तो उस टाइम का जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूट कर रहा है, उतने टाइम का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय प्लैनेट फॉर रेवोल्यूशन will be directly proportional to the cubic power, cube of the semi major axis. एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं डिकोड करता हूँ. सपोज करता हूं मैं कि ये है मेरा सन, ठीक, और कुछ यहाँ पर है मेरे पास मेरा प्लैनेट. ये है मेरा प्लैनेट. अब ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है चारों तरफ, ऐसा कुछ रोटेट करता हुआ बैक टू इनिशियल पोजीशन. इस पूरे रेवोल्यूशन को कवर करने में, सॉरी अभी मैंने रोटेट बोल दिया, वो रेवोल्यूट कर रहा है. इस पूरे रेवोल्यूशन को करने में उसने जितना टाइम लिया, अगर आप उस टाइम का स्क्वायर कर देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, सेमी मेजर एक्सेस. सेमी मेजर एक्सेस मैंने आपको बताया कि इलिप्टिकल पाथ में आपकी एक एक्सेस मेजर होगी, एक एक्सेस माइनर होगी. इस केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सेस. ऐसा ये पॉइंट, ये जो पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा है जिस लाइन पर, दिस इज सेमी मेजर एक्सेस. इस सेमी मेजर एक्सेस, सॉरी मेजर एक्सेस, इस मेजर एक्सेस का मैं क्या कर दूंगा, आधा. आधा मतलब ये रहा ओरिजिन, और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन. मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, कुछ ये, यही तो हुआ मेरा सेमी मेजर एक्सेस. इस सेमी मेजर एक्सेस, इस सेमी मेजर एक्सेस के जो डिस्टेंस है ना, इसकी क्यूबिक पावर के प्रोपोर्शनल होगा. स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए. द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. इस सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस पे जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसको जितना ट्रेस किया, वो उसका क्यूबिक पावर पे डिपेंडेंट होगा. जैसे कुछ नहीं समझ में आया, फिर से देखिए. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी मैं आपसे मान रहा हूँ कि ये मान लीजिए ए है. सेमी मेजर एक्सेस की डिस्टेंस कितनी बच्चे, ए. और यहाँ ही से प्लैनेट आपका चलना शुरू करता, जब पूरा रिवॉल्व कर लेता, वापस इस पोजीशन पे आता, तो उसको टाइम लगता है टी, कैपिटल टी मान लेते हैं. तो इस टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूबिक पावर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. यही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखिए. T is the time period to complete the orbit. T square will directly proportional to A cube, where A is the semi-major axis. क्या इतनी बात समझ में आ रही है हमें? इतनी तो आ ही रही होगी. This was all about the Kepler's law of planetary motion. और इसी के ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं. इसको थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्लास में, ठीक है.